नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बेसिक एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था सारे स्टूडेंट्स का कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर इसका अपलोड करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिल रहा। एक्चुअली लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है 2022 में, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया स्टूडेंट्स को। लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्ज़ाम कवर करवाया था अपने प्लेटफॉर्म पर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने बात करी जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उस मतलब एक मेमोरी बेस्ड मैं आपको यहाँ पे एक सैम्पल पेपर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट टाइम, और इस बार उसी के बिहाफ पे अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो बहुत ही सटीक वे में आप प्रिपरेशन कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग इस पूरे सेशन में कवर कर रहे हैं बेस्ट एग्जाम के अकॉर्डिंग एक मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर ये नाम का है। यहाँ पे क्वेश्चंस जो है उसके अकॉर्डिंग लिए गए हैं, लेकिन करंट डाटा के साथ। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ सेक्शन है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा, ठीक है, इस एग्जाम के अंदर वहां पे आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसके लिए टाइम आपको 20 मिनट्स दिया जाएगा। 25 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स दिया जाएगा। नाउ अब यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होगा, मतलब जो जनरल अवेयरनेस का ये जो सेक्शन है, यहाँ पे क्वेश्चंस दो जगहों से पूछे जाएंगे। एक होगा करंट अफेयर का सेक्शन और दूसरा होगा स्टैटिक जीके का। ठीक है, दूसरा होगा स्टैटिक जीके का पोर्शन। करंट अफेयर का जो सेक्शन है इसके ऊपर में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है बेस एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई आइकन पर क्लिक करिए, आपको उसके लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देखो, क्योंकि आपको रिलेवेंट चीजें पता चलेंगी कि करंट अफेयर्स के अंदर कहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। जो सेकंड पार्ट है वो है स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके के अंदर बहुत सारे पोर्शंस आते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे स्टैटिक जीके जो है आप समझो कि करंट से ही जुड़ा हुआ होगा। मतलब वे सारे करंट टॉपिक्स जिससे स्टैटिक के क्वेश्चंस बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब इसके अंदर पॉलिटी भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक का वो भी पार्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से हिस्ट्री भी पूछा जा सकता है, लेकिन बहुत ही माइनर क्वेश्चंस होंगे, नहीं के बराबर। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि जो ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, जो हिस्ट्री का सेक्शन हो गया, जो पॉलिटी का सेक्शन हो गया, इन तीनों से एक ही क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आपको 3 क्वेश्चंस, 3 to 4 मान लो, 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। बाकी सब जो है स्टैटिक पोर्शन होगा, जैसे कि बुक्स एंड ऑथर हो गया सेक्शन। उसी तरीके से जो डिफरेंट कंजर्वेटिव पार्क्स होते हैं वो आ सकते हैं इसके अंदर। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यानी कि, ठीक है, तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं उसमें मेनली हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक पोर्शन है उसे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पे दिखेगा, वो है 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी वाज हेल्ड एट। जो 46वां जो सेशन हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी का, यूनेस्को के द्वारा ये सेशन करवाया जाता है। ठीक है, 46 का जो सेशन हुआ है इसे होस्ट करा है इंडिया ने, और ये कहां पे हुआ है तो न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, किस जगह पे ये सेशन हुआ है? नई दिल्ली में जो है ये सेशन हुआ है। अब इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इससे श्योर शॉट है, इससे इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज सेशंस हो गया, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, इस सबसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब चूंकि इंडिया ने 46 सेशंस को जो है होस्ट करा है, इस बार पीएम मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन करा हुआ था। पीएम मोदी जी के द्वारा ये जो 46 सेशन है ये इनॉग्रेट हुआ था। कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। तो इस बार जो है जो लोगो लिया गया है, ठीक है, जो 46 सेशन जो हुआ था इसका जो लोगो लिया गया है वो एक व्हील था। ठीक है, वो एक व्हील लिया गया था जो कर्नाटका का एक बहुत ही फेमस टेंपल है, विजय विथाला टेंपल। ठीक है, उसमें आप देखोगे कि एक स्टोन चैरियोट है, एक स्टोन चैरियोट का जो सिंबल होता है वो यहाँ पे इसका लोगो है। ठीक है, ये जो स्टोन चैरियोट आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है, यही इसका लोगो है। और ये एक्चुअल में कहां पे है तो विजय विथला टेंपल में, जो हम्पी के अंदर पड़ता है, कर्नाटका के अंदर। ठीक है, कर्नाटका स्टेट के अंदर हम्पी नामक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये टेंपल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी से बनता है, वो है कि इस टाइम जो थीम लिया गया था, जो थीम कह लो या टैगलाइन कह लो, ठीक है, जो टैगलाइन लिया गया था इस बार का 46 सेशन का वो क्या था? ठीक है, जो टैगलाइन था वो था मेरा शाह नो यश। ठीक है, शाह नो यश, इसे अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो इसका मतलब होगा मे आवर ग्लोरी ग्रो। मतलब हमारा जो ग्लोरी है, हमारी जो प्रसिद्धि है वो और
प्रसिद्ध हो और विख्यात हो। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा इस 46 सेशन में इंडिया का एक और साइट को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट करा गया है। ये जो साइट है ये 43rd नंबर का साइट है। ठीक है, और ये आसाम से लिया गया है, फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। ठीक है, पहली बार जो है कोई साइट को लिया गया है जिसका नाम है अहोम ब्यूरियल प्लेस। ठीक है, अहोम एक डायनेस्टी का नाम है, उनका जो ब्यूरियल प्लेस है, ठीक है, वो लिया गया है। इसका नाम क्या है एक्चुअल में? इसका नाम है मोई डैम, MOIDAM, मोई डैम। ठीक है, मोई बहुत जगहों पे माई लिखा हुआ है, MAI लिखा हुआ है, तो माई डैम पढ़ लो या मोई डैम पढ़ लो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यहाँ पे मोई डैम दिखेगा। तो मोई डैम जो है एक्चुअली में ये एक साइट है, ये एक जगह है। डैम का मतलब ये नहीं हो गया जैसे डैम होता है ना रिवर के ऊपर में, वो डैम नहीं है यहाँ पे। मोई डैम एक प्लेस है जहाँ पे जो राजा थे या जो नोबल्स पीपल थे, किसके? तो अहोम डायनेस्टी के, उन्हें दफनाया जाता था, उनका ब्यूरियल हुआ करता था। ठीक है, प्लेस का नाम क्या है? मोई डैम। तो इसे जो है 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर कर गया है। कब? 46 सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है ये और श्योर शॉट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द न्यूएस्ट 10th मेंबर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे क्वेश्चन ये है कि जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के अंदर पड़ता है। चाइना में अगर आप पूछोगे कि चाइना में कहाँ पे पड़ता है, तो बीजिंग सिटी के अंदर, बीजिंग में जो है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टोटल 10 मेंबर हैं। 2024 में ये 10वां मेंबर जो कंट्री है वो आया, बाकी इससे पहले जो है टोटल 9 मेंबर थे। तो इस बार 2024 में किसने ज्वाइन करा इसे? तो इस बार 2024 में ज्वाइन करने वाला जो कंट्री है वो है मेरा बेलारूस। ठीक है, टोटल कितने कंट्री हो गए संघाई कॉर्पोरेशन में? तो टोटल 10 कंट्रीज हो गए। कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो सबसे पहले तो चाइना है, ठीक है, क्योंकि चाइना मेन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, उसके बाद कजाकिस्तान, देन किर्गिस्तान, देन पाकिस्तान, देन रशिया, रशिया के बाद तजाकिस्तान, तजाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, देन ईरान, देन बेलारूस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? तो ये बीजिंग के अंदर, यानी कि चाइना के अंदर ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है द नेशनल फुल इम्यूनाइजेशन कवर्स इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज। कह रहा है कि जो नेशनल फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज है इंडिया के अंदर, ठीक है, किस ईयर का, किस फाइनेंशियल ईयर का? तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वो क्या है? पहले तो ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा एक्चुअल में ये क्वेश्चन है क्या, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि इंडिया ने कुछ साल से एक मिशन स्टार्ट करा हुआ है, एक आप समझो कि एक तरीके का जो है एक मिशन भी कहते हैं इसे, एक योजना भी कहते हैं। एक योजना स्टार्ट करा है जिसमें क्या है कि जितने भी प्रेग्नेंट विमेन हैं और जितने भी बच्चे हैं, इन दोनों को इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन जो है 100% सबको मिलना चाहिए। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है जो कवर हो रहा है इंद्रधनुष मिशन के अंदर, इंडिया के अंदर। ठीक है, बाद में देखा गया 2022 में इस चीज को नोट करा गया कि इंद्रधनुष मिशन के अंदर मतलब 100% ये चीज कवर नहीं हो पा रहा है, और ये स्वाभाविक है, कोई भी चीज 100% फर्स्ट टाइम में कवर नहीं होता। तो बैकअप के लिए इंडिया ने एक और मिशन चलाया इंद्रधनुष मिशन को सपोर्ट करते हुए, जिसका नाम है नेशनल फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज मिशन। ठीक है, ये किस लिए चला? ये इसलिए चला कि जो इंद्रधनुष मिशन है, इंद्रधनुष मिशन के अंतर्गत अगर किसी विमेन, ठीक है, जो प्रेग्नेंट विमेन है, उन्हें या फिर किसी बच्चे को इम्यूनाइजेशन मतलब नहीं पड़ा है, वैक्सीनेशन उनका नहीं हुआ है, तो वो अगेन जो है नेशनल फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज मिशन के अंदर जो है अपना वैक्सीनेशन करवा सकती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 के अकॉर्डिंग इस मिशन के द्वारा जो कवरेज करा गया है, ठीक है, मतलब जो प्रेग्नेंट वीमेन और जो बच्चे हैं उनका जो कवरेज है वो कितना परसेंट है? इसका जो राइट आंसर है वो है 93.5%। ठीक है, मैंने अभी बोला था कि 100% कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब जैसे कि आवास योजना के अंदर
देखो जो डाटा गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल ईयर में जो स्टार्ट करती है, कि बजट में जो पास करती है कि इतने करोड़ घरों का विकास हो जाएगा, इतने करोड़ घर बन जाएंगे, ठीक है, या इतने लाख घर बन जाएंगे, लेकिन वो चीज़ जो है एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होता है उससे डिफरेंट होता है। तो उस चीज़ को कवर करने के लिए एक बैकअप प्लान हमेशा तैयार होता है। तो यहाँ भी ये बैकअप प्लान है जो इंद्रधनुष मिशन है, उसके अंदर जिन प्रेग्नेंट वीमेन और बच्चों को जब कवर नहीं हो पाई उन्हें कवर करने के लिए नेशनल फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज मिशन स्टार्ट करा गया था। और 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इसका जो टोटल कवरेज रेशियो परसेंटेज था वो कितना था, 93.5%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कबिलन साई अशोक हुज नेम वॉज इन द न्यूज रिसेंटली। ठीक है, कबिलन साई अशोक या लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज है? पहला ऑप्शन देखो, ही इज अ सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट रेफरी टू ऑफिशिएट द बॉक्सिंग इवेंट्स एट द ऑनगोइंग पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, जो पेरिस ओलंपिक हुआ था रिसेंटली, तो इस पेरिस ओलंपिक में इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं ये। ठीक है, कौन है? तो कबिलन साई अशोक, ये एक इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिनकी एज जो है 32 ईयर्स है। ठीक है, 32 साल के हैं ये, और इंडिया के यंगेस्ट रेफरी के रूप में इन्हें पहली बार, ठीक है, बॉक्सिंग जो पेरिस ओलंपिक के अंदर जो बॉक्सिंग इवेंट हुआ उनका ऑफिशियल रेफरी जो है घोषित करा गया। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है ये कंप्लीटली करेक्ट है। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, कौन सा स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग जो है इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ही इज ओनली द 4th इंडियन सिंस 1904 टू ऑफिशिएट एट दी ओलंपिक्स। ओलंपिक्स में ऑफिशियली अनाउंस होने वाले, ठीक है, ये चौथे नंबर के इंडियंस हैं 1904 से लेकर के अभी तक। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी यहां पे सही है। तीसरा ऑप्शन है, ही इज द फर्स्ट टू हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एज अ प्लेयर एंड एन ऑफिशियल एट द वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट। बहुत अभी तक मतलब इनसे पहले देखा गया था कि ऑफिशियली जो किसी इवेंट के लिए अनाउंस हुए हैं, ठीक है, वो एज अ प्लेयर जो है ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा था। पहली बार जो है अशोक जी हैं, इनका पहला बार ये इस तरह के पर्सन है, इस तरह के इंडियन है जिन्होंने एज अ प्लेयर भी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा और ऑफिशियल रेफरी के रूप में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा। तो जो तीसरा ऑप्शन है वो भी यहां पे सही है। चौथा ऑप्शन है, ही इज द सेकेंड इंडियन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री बॉक्सिंग काउंसिल। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, ये सेकेंड इंडियन नहीं है, ये फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, he is the first Indian to become the president of World Military Boxing Council। World Military Boxing Council के प्रेसिडेंट बनने वाले ये पहले इंडियन है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन है, यहाँ पे मेंशन करा गया था सेकेंड इंडियन है। ठीक है, तो आपको यहाँ से दो चीजें पता चल गई, एक तो साई अशोक के बारे में, कबिलन साई अशोक के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, और यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत था वो भी आपको पता चल गया। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन यहाँ पे है कि तरंग शक्ति 2024, ठीक है, तरंग शक्ति 2024 के अंतर्गत इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट तरंग शक्ति 2024। पहला ऑप्शन है, तरंग शक्ति 2024 इज एन इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज बिगिन एट सुलूर एयर बेस इन कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑन अगस्त 6, 2024। आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि तरंग शक्ति क्या है। देखो, तरंग शक्ति एक इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज है। क्या है इंटरनेशनल? मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक एयर एक्सरसाइज है, मतलब एक आप समझ लो जिसमें एयर से जुड़ा हुआ जो भी एक्सरसाइज होता है आर्मीज का, ठीक है, चाहे वो आप देखो कि एयर फोर्स वालों का हो, चाहे वो नेवी वालों का हो, चाहे वो आर्मी ऑफिसर्स का हो। ठीक है, एयर एक्सरसाइज मतलब एयर में जो भी चीजें होंगी वो हवा से जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट फेज जो बिगन हुआ था वो था मेरा सुलूर एयर बेस पे, जो कि कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो यहां पे जो पहला स्टेटमेंट है कि जो सुलूर एयर बेस जो कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में है तमिलनाडु के अंदर,
ठीक है, यहां पे ये शुरू हुआ था तरंग शक्ति 2024। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो, इसका जो सेकेंड फेज है वो राजस्थान में स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इसका जो है सेकेंड ऑप्शन देखोगे, द सेकेंड फेज ऑफ द एक्सरसाइज विल बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 29 टू सितंबर 14, यानी कि जो अभी रिसेंटली पार हुआ है। ठीक है, अगस्त 29 से लेकर के सितंबर 14 तक जो है ये राजस्थान एयरबेस में इसका सेकेंड फेज चला है। ठीक है, यहां पे विल भी है, ठीक है, मतलब चला होगा। ठीक है, तो मतलब जो सेकेंड फेज है जो है वो कहां पे हुआ है, राजस्थान एयरबेस में हुआ है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी यहां पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इससे जुड़ा हुआ और इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, एयर एक्सरसाइज, इस पे टोटल 12 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। कौन कौन सी ये 12 कंट्रीज हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, जापान, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी कि यूएई, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो है टोटल 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और बेसिकली यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है मिसाइल्स हैं उनका परीक्षण करा गया, जिसमें कुछ मिसाइल्स भी हैं और कुछ फाइटर जेट्स भी हैं। जैसे कि फाइटर जेट्स की बात करें तो Su-30 MI, ठीक है, यहां पे मेंशन होगा आई थिंक, देखो Su-30 MKI, तेजस, रफाल, ठीक है, मिरेज, MiG-29 के, तो ये ऐसे एयरबेस फाइटर जेट्स हैं और कुछ मिसाइल्स हैं जिनका यहां पे परीक्षण करा गया। चौथा ऑप्शन जो यहां पे मेंशन करा गया है वो 10th कंट्रीज के बारे में यहां पे मेंशन करा गया है, जबकि मैंने आपको बताया कि यहां पे टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है, 12। ठीक है, तो यहां पे जो टोटल कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा वो है 12th, यानी कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फर्ड विथ फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखो, फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो इस बार किसे दिया गया है, तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिजी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसे ऑर्डर ऑफ फिजी, या पूरा अगर नाम बोले तो द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलिब्रिटी डैश हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट विज्ञान रत्न पुरस्कार, द टॉप मोस्ट साइंस अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 2024। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, इवन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। क्यों? क्योंकि पहली बार विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है ये बनाया गया है विज्ञान के क्षेत्र में हाईएस्ट, जिसे कहते हैं हम लोग अवार्ड देने के लिए, या जो जैसे कहते हैं ना हम लोग भारत रत्न जो है हाईएस्ट इंडियन अवार्ड हो गया, ठीक है, नेशनल लेवल पर सबसे बड़ा अवार्ड हो गया। उसी तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो बनाया गया जिसका नाम है विज्ञान रत्न पुरस्कार। एक तो क्वेश्चन यही बन रहा है, तो पहली बार जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 में बना और किसे दिया गया, तो गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है, गोविंद राजन पद्मनाभन, ठीक है, इसे दिया गया। किस चीज में के लिए दिया गया, तो जीव रसायन बायोकेमिस्ट्री के लिए इन्हें दिया गया। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि विज्ञान रत्न पुरस्कार पहली बार या पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है किसे मिला, तो आंसर यही होगा गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द मंथ ऑफ अगस्त 2024 प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच डेमोक्रेटिक कंट्री हैज टू रिजाइन and unceremoniously exit the country due to revolt against his democratically elected government। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और मुझे लगता है इसका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आंसर दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगस्त 2024 के महीने में किस लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को अपने लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई गई सरकार के खिलाफ विद्रोह के कारण इस्तीफा देना पड़ा और देश से बाहर निकलना पड़ा। ठीक है, उन्हें रातों रात जो है देश छोड़ करके जाना पड़ा। ठीक है, ये कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश। ठीक है, शेख हसीना जी को रातों रात देश छोड़ करके जाना पड़ा क्योंकि सारे लोग उनके एंटी हो गए थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, टी कोरोने, कोरोने लिखा हुआ है, कोरोना पढ़ते हैं इसे। ठीक है, टी कोरोना बोरेलिस वॉज रिसेंटली इन न्यूज। ये है क्या, बेसिकली देखो टी कोरोना बोरेलिस जो है ये एक स्टार है। ठीक है, कैसा स्टार है, तो ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम है। ठीक है, मतलब बाइनरी स्टार सिस्टम का मतलब हुआ कि दो स्टार्स का ग्रुप। ठीक है, एक स्टार को कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ
और दूसरा जो स्टार है इसे कहते हैं रेड जायंट स्टार। ठीक है, ये इस साल सबसे ज्यादा मतलब कुछ टाइम के लिए सबसे ज्यादा चमकता हुआ जो है सितारा था हमारी आकाश में, हमारे सोलर सिस्टम में, और मतलब हम लोग इसे नेकेड आई से इसकी जो चमक को बाकी से डिफरेंट जो है देख सकते थे। ठीक है, तो बाइनरी स्टार सिस्टम ये ध्यान रखना, ये टी कोरोना बोरेलिस जो है इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज उदर शक्ति 2024। ये जो है ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में जो है कंडक्ट करा गया। ठीक है, तो एक कंट्री तो हमारी इंडिया ही हो गई। ठीक है, एक कंट्री इंडिया हो गई, इंडिया, और जो सेकंड कंट्री है वो है मेरा मलेशिया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इंडिया और मलेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ है रिसेंटली में जिसका नाम है एक्सरसाइज उदर शक्ति 2024। ठीक है, ये क्या है, किस तरह का एक्सरसाइज है, तो ये एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, जो इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, जो कंट्रीज है इसे कंसीडर करो। पहला है फिजी, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है तिमोर लेस्ते। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। अगर आपने बेस एग्जाम का के फुल पैकेज का कोर्स लिया हुआ है तो आपको लाइव क्लासेस में मैंने इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि क्या इसका कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, क्यों न्यूज में है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग कंट्री। आपको यहाँ पे 3 कंट्रीज दी गई है और यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन करा गया है। क्वेश्चन है विच ऑफ द above countries were visited by the President Draupadi Murmu on the diplomatic visit। ठीक है, डिप्लोमेटिक विजिट जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन 3 कंट्रीज में से किस कंट्री में किया गया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल में ही इन तीनों कंट्री को विजिट करा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल 1, 2 एंड 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 34th समर ओलंपिक विल बी हेल्ड इन। ठीक है, 34th इस बार का जो हुआ है पेरिस ओलंपिक वो कौन सा था, 33। जो 33वां जो समर ओलंपिक हुआ है वो कहां पे हुआ है, पेरिस ओलंपिक, पेरिस में हुआ है। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है 34th जो होगा वो कहां पर होगा। जो 34वां जो है 34th जो है ये एक्चुअल में 2028 में होने वाला है और कहां पे होगा, तो लॉस एंजलिस में होने वाला है। लॉस एंजलिस कहां पे है, तो यूएसए में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉस एंजलिस यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इंडियन प्लेयर्स वॉन मेडल्स इन विच इवेंट ड्यूरिंग द समर ओलंपिक 2024। मतलब इनमें से किस इवेंट में जो है समर ओलंपिक जो हुआ है पेरिस में, ठीक है, उसमें इंडिया ने किसमें, मतलब ये जो आपको यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स दिए गए हैं इनमें से किसमें जो है उसने पदक जीते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो ब्रॉन्ज हो। ठीक है, दुख की बात यह है कि इस बार पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। टोटल यहाँ पे 6 मेडल्स इंडिया ने जीता है जिसमें से 5 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है। हालांकि जो पैरा ओलंपिक है 2024 का उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन है जिसमें 29 टोटल मेडल्स जीते गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा है, उसी तरीके से जो इंडियन हॉकी टीम है हमारी उन्होंने हॉकी में जीता है इस बार का पदक। ठीक है, और उसी तरीके से शूटिंग के अंदर भी कुछ लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 वॉज हेल्ड इन। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे मत से सहमत नहीं होंगे। वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोदी जी कुछ नहीं करते, मोदी जी कुछ नहीं करते। ठीक है, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें इंडिया ने ये चीज पूरे वर्ल्ड के सामने कह दिया कि भाई हम लोग उभरती हुई क्या है, पावर्स हैं और हमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024। ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, ये एक्चुअली इंडिया ने ही स्टार्ट करा। और स्टार्ट क्या करा इसने, इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, एक प्रस्ताव रखा कि जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री है उन्हें डेवलप्ड होने का मौका मिलना चाहिए। उनके बारे में जो डेवलप्ड नेशन है वो सोचे, उन्हें ज्यादा आप समझो एक तरह से सब्सिडीज मिले
ताकि जो है वे भी जल्दी से जल्दी, जल्द से जल्द जो है वो डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आ सके। ठीक है, तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है ये इंडिया ने स्टार्ट करा। किसने स्टार्ट करा भाई? इंडिया ने स्टार्ट करा। कब स्टार्ट करा? जनवरी 2023 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका थर्ड समिट हुआ है, जिसे थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहते हैं। ये जो है ये कहां पे हुआ है? आपको यहां पे 4 ऑप्शन है और इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो है 2024 ये हुआ है। ठीक है, बेसिकली इस यहाँ पे जो कंसर्न है वो ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है पॉवर्टी से रिलेटेड, इनइक्वलिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और जितने भी ग्लोबल क्राइसिस है उनसे अगर वो अफेक्टेड हैं तो उन्हें कैसे उभारा जाए, इसके ऊपर में चर्चा होती है। वहाँ पे फंड के बारे में डिस्कशन होता है। ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो भी इसका पार्ट है और वो भी जो है हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि इन्हें कैसे और बेटर किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये समिट है जिसे इंडिया ने स्टार्ट करा है ग्लोबल लेवल पर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द फर्स्ट अहोम किंग टू बी बरिड इन माई डैम? माई डैम या मोई डैम? देखो ये जो क्वेश्चन है ये एक हिस्ट्री का पार्ट है। अगर देखा जाए तो जिसे नहीं पता होगा उन्हें लगेगा यार ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे जो चूंकि है तो करंट से जुड़ा हुआ, लेकिन करंट के का एक स्टैटिक क्वेश्चन बना करके आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इसी तरीके से लास्ट टाइम भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मोई डैम के बारे में मैंने आपको बताया कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 43rd नंबर का जो है जो साइट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। ठीक है, जो कि आसाम के अंदर है और जिसे 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर काउंट करा गया है। ठीक है, तो अब चूंकि ये एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक करंट का टॉपिक था, तो इससे एक क्वेश्चन निकलता है हिस्ट्री का कि पहला अहोम किंग कौन था जिसे पहली बार मोई डैम के अंदर बरिड करा गया, दफनाया गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है सुकप्पा, ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन SUKAPHA, सुकप्पा। ठीक है, सुकप्पा एक अहोम किंग था जिसे फर्स्ट टाइम जो है मोई डैम के अंदर में बरिड करा गया, दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSIL? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको लाइव क्लासेस के अंदर डिस्कस करा है। ठीक है, बेसिक एग्जाम फुल पैकेज के कोर्स में करंट अफेयर से रिलेटेड 10 लाइव क्लासेस हो रही है, जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, जितने भी इंपॉर्टेंट बनेंगे वो और प्लस उससे जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक क्वेश्चंस हैं वो, इन दोनों को कवर करवाया जा रहा है। अगर आपने अभी तक ये कोर्स नहीं लिया है तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। 30% का यहाँ पे आपको ऑफ देखने को मिलेगा कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, आपको और डिटेल जानना है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSIL? NSIL का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। NSIL का फुल फॉर्म क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV? ठीक है, SSLV का इनमें से कौन सा एडवांटेजेस नहीं है? पहला है लॉन्च ऑन डिमांड, दूसरा है लो कॉस्ट, तीसरा है हाई टर्न अराउंड टाइम और चौथा है मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप गेस कर सकते हो अगर आपको जो टर्म्स है वो टर्म्स अगर आपको क्लियर है। पहला लॉन्च ऑन डिमांड, मतलब डिमांड पे ये लॉन्च होता है, मतलब जैसे ही आप डिमांड करोगे भाई SSLV को लॉन्च करना है तो ये लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज बोला है और फिर 1 महीने के बाद जो है ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, इस तरीके का नहीं होगा। तो लॉन्च ऑन डिमांड, ठीक है, जैसे ही बटन दबाने के बाद जो है चीजें ऑपरेट हो जाती है उसी तरीके से SSLV काम करता है। दूसरा लो कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है, इंडिया का जितना भी स्पेस से जुड़ा हुआ मिशन है वो लो कॉस्ट में ये काम होता है, इसीलिए अंतरिक्ष जो है एक सेंटर बनाया गया है जो कि कॉमर्शियल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो ऑप्शन है वो है हाई टर्न अराउंड टाइम। हाई टर्न अराउंड टाइम समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। बेसिकली देखो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जब कोई मशीन स्टार्ट होती है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए और जितने देर में वो काम को फिनिश कर लेती है, तो स्टार्ट करने से लेकर के फिनिश करने तक का जो टाइम होता है उसे हम लोग टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि SSLV का जो
टर्न अराउंड टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब ये बहुत टाइम लेती है चीज़ों को या टास्क को कंप्लीट करने में, तो ये बिल्कुल गलत है। एसएसएलवी का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो बहुत ही कम है और जिसकी वजह से एसएसएलवी बहुत फेमस है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो गया। और मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट होता है वो मिनिमल पड़ता है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मंकी पॉक्स वायरस। ठीक है, देखो मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है, ये एक नया पॉक्स वायरस है, ठीक है। 2022 में 2022 में जो पॉक्स था उसे वर्ल्ड वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, ये पूरी तरह से जा चुका है, मतलब पूरी तरह से पॉक्स जो है खत्म हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन ठीक है, उसके बाद जो है एक नया वायरस जो है सामने आता है जिसका नाम है मंकी पॉक्स वायरस, ठीक है। ये जो पॉक्स वायरस है ये कॉन्गो रिपब्लिक के में फर्स्ट टाइम जो है ह्यूमन के अंदर पाया गया था, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में इसके लिए एक रेड अलर्ट जारी करा, मतलब ये बता दिया कि एक इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। कब, ठीक है, मतलब आउटब्रेक आ सकता है एमपॉक्स से रिलेटेड, मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड जो है एक आउटब्रेक मतलब फिर से महामारी टाइप का ये आ सकता है। और ये कब अनाउंस कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था 2023 में। यहाँ पे क्या मेंशन है, 2024 में। पूछा क्या है, कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी चीज देख लेते हैं यहाँ पे। क्लैड 2, एक्चुअली इसके दो वेरिएंट है, एक है क्लैड 1, एक है क्लैड 2। तो क्लैड 2 जो स्ट्रेन है, ठीक है, वो वेस्ट अफ्रीका में बहुत ज्यादा विरुलेंट है। विरुलेंट मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव अपना छोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो एमपॉक्स वायरस है, ठीक है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है, फर्स्ट ह्यूमन केस जो मिला था एमपॉक्स वायरस का, बेसिकली जो मंकी पॉक्स वायरस है ये आपको स्क्वेरल हो गया या मंकीज है, इनमें पाया जाता है, इनमें देखने को मिलता है। लेकिन इसका ह्यूमन का केस जो है, पहला ह्यूमन का केस जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर 1970 में देखने को मिला था, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2023 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, इसीलिए पूछा था यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो इनकरेक्ट होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द टोटल जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एट प्रेजेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट में 3 और जजेस की नियुक्ति हुई है। तो अब देखो 3 और जजेस की नियुक्ति हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे एक स्टैटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितना है, मतलब इसमें टोटल कितने जजेस की नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 34। टोटल जज कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 34 टोटल जज होते हैं। एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके अलावा 33 और अदर जजेस होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो टोटल 34 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन है फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का फाउंडर कौन है, ठीक है। तारकनाथ दास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तारकनाथ दास जो है फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के फाउंडर है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है, महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर के फील्ड में, ठीक है, मतलब इनसे क्वेश्चन बनता ही है हमेशा। मोर ऑफ द केसेस में आपको महात्मा गांधी से जुड़े हुए कौन कौन से न्यूज़पेपर हैं वो पूछ लेता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी से जुड़े हुए बहुत सारे न्यूज़पेपर है, जैसे इंडियन ओपिनियन है, यंग इंडिया है, ठीक है, नवजीवन है, हरिजन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, इसे कहीं पर लिख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये सब आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 का थीम क्या है, ठीक है। इसका जो थीम है वो है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, यानी कि ऑप्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है ये होता कब है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 11 जुलाई, ठीक है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ग्रेट इंडियन इकोनॉमिस्ट इज द ऑथर ऑफ द बुक पुअर इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए। पुअर इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो अभिजीत बैनर्जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अभिजीत बैनर्जी जो है ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। खेतरी द फेमस
फॉर कॉपर माइंस इन इंडिया इज लोकेटेड इन। खेतरी जो है ये राजस्थान के अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉपर माइंस है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट है मेरा 24 नंबर का क्वेश्चन, ये है पलकोंडा रेंज, ठीक है, ये इंडिया में कहां पे लोकेटेड है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ईस्टर्न घाट। ये सारी क्वेश्चंस जो हैं ये स्टैटिक के क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक्चुअल में करंट से जुड़े हुए हैं और न्यूज में थे, इसीलिए इन सारे क्वेश्चंस को लिए गए हैं और इसी टाइप से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, 25 दैट इज द लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का, वो है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 129, ठीक है, 129, 129वां जो है इंडिया का रैंक है। तो ये 25 क्वेश्चंस हो गए जनरल अवेयरनेस के। इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन पेपर का हम लोग चारों सेक्शन जो है कवर करेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट पार्ट जो है आपको कल मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, और अगर बेस एग्जाम से जुड़े हुए रिलेवेंट कोर्सेस या टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तो निशांति एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।